सो हेलो गाइस, तो आपको बताइए हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण से कुछ समय वीडियो नहीं आ पाया। उससे पहले हमने 2023 में उल्टे से हमने स्टार्ट किया था। दिसंबर कर लिया, नवंबर कर लिया, अक्टूबर कर लिया, सितंबर वाला चल रहा था। लेकिन अभी मैंने सोचा कि देखो मार्च स्टार्ट हो चुका है, जनवरी फरवरी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूं, जनवरी और फरवरी का आपको रिवीजन वाला वीडियो बना करके दे देता हूं, ताकि हम 2024 में भी बराबर चलते रहें। और जैसे ही फरवरी वाला खत्म होगा, जो सितंबर वाला बाकी था वो हम फिनिश कर लेंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के या तो 6 महीने का एग्जाम में पूछते हैं या फिर पिछले 1 साल का एग्जाम में पूछते हैं। तो इस तरह से हम कम से कम पहले 6 महीने तो कवर करके चलेंगे हमारे, क्योंकि लास्ट दिसंबर नवंबर अक्टूबर में करा चुका हूं आपको। जनवरी फरवरी मार्च का हम कर लेंगे, तो बराबर हम चलते रहेंगे फिर आगे। ठीक है, तो जनवरी 2024 का रिवीजन हम करना स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। तो थोड़ा सा ये बताना जरूरी था कि हम कर क्या रहे हैं, किसी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और किस समुदाय के लोगों के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है? तो बड़ागास समुदाय के लोगों के द्वारा। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में इसका आयोजन होता है। यह है हेथाई अम्मन महोत्सव। ये जो बड़ागास समुदाय मैंने आपको बताया, ये नीलगिरी में सबसे बड़ा स्वदेशी सामाजिक समूह है। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा फ्रांसुआ बेटनकार्ट मायज, और ये फ्रांस की महिला है। और इस तरह से ही हमने देखा विश्व की पहली महिला बन गई है जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। किस रिपोर्ट के अनुसार ये बात कर रहा हूं? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ये वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जो कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल, उसकी होल्डिंग कंपनी है टीथाइस, उसकी चेयरपर्सन है। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? इस्पात मतलब स्टील प्रोडक्शन कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा, तो वो भारत बन गया है। और नंबर 1 पे चाइना है, ये आप ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की जो आयु है उसे घटा के 50 वर्ष कर दिया? तो आंसर होगा झारखंड ने। क्योंकि जनरली आपको पता है जो वृद्धावस्था पेंशन जो होती है वो 60 वर्ष के बाद दी जाती है, लेकिन दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ये जो वृद्धावस्था पेंशन की जो उम्र है उसे 60 से घटा करके 50 वर्ष कर दिया, कि उनकी 50 वर्ष उम्र हो जाएगी तो फिर उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। कहां पे किया गया ऐसा ध्यान में रखना, झारखंड में किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक श्रीवास्तव को। अच्छा, इसी तरह से याद रखना, अभी सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल भी बनी है। कौन? नीना सिंह। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने अनीश दयाल सिंह, और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने राहुल रसगोत्रा। ये भी नए अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल फ्रेश, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी जी ने कहां पर बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। आपको याद होगा अभी 14 फरवरी 2024 को मोदी जी यूनाइटेड अरब अमीरात गए हुए थे, तो वहीं पे ही अबू धाबी में उन्होंने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। उनको यहां पे इनवाइट किया गया था इसका उद्घाटन करने के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं किसने फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो ने। फीस्ट का मतलब हो गया फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली में इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तैयार किया है, जो कि आप जानते हो इसरो का ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कहां पर है ये? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, जहां पे रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट वगैरह बनाए जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा, तो जो भी इसरो सैटेलाइट या जो भी रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है, उसे पहले ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक कर लेंगे कि ये कैसे काम करेगा, कहां पे क्या दिक्कत आ रही है, वो सब इसमें काम होगा। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? हमारे एस सोमनाथ हैं, 10वें नंबर के हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बंगलुरु में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरविंद पनगड़िया जी को। तो अभी केंद्र सरकार ने, याद रखना, अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इनके अलावा एक और नाम हमने पढ़ा था ऋत्विक रंजनम पांडे का, 16वें वित्त आयोग के ये सचिव बनाए गए थे। तो दोनों का नाम याद रखना है आपको। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद 280। और हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है ये? तो केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करने में जो टैक्स आया है उसका बंटवारा करने का ये काम करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो रिवीजन वाली क्लास देखते हैं, उनको पता है कि इस रिवीजन वाली क्लास में हम करते क्या है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में जाकर के नहीं बताऊंगा, जैसा कि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताता हूं। वहां पे 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मैं 20 से 25 मिनट आपके ले लेता हूं। लेकिन यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट करूंगा पहली चीज। तो उसके अलावा उस प्रश्न में जो काम की चीजें होगी वही मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, और उसके अलावा उससे संबंधित कोई पॉइंट्स आपके लिए जरूरी है कि हाँ ये भी ध्यान रख लो, ये भी ध्यान रख लो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम कर चुके हैं। और कोई स्टैटिक वहां से बन रहा होगा तो वो जरूर बता दूंगा, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेन ही करने पड़ जाए तो फिर क्या फर्क हो गया डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में और इसमें? फिर आप वही नहीं देख लो वापस जाकर के। मेरी भी डबल से मेहनत क्यों लग रही है, समझ में आ रही है ना बात? और यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि 10 से 12 मिनट के अंदर लगभग 31 प्रश्न मैं आपको करा दूं, ताकि आपका ज्यादा समय भी खराब ना हो और साथ में आपका डेली करंट अफेयर्स का आप रिविजन कर सको अपनी स्टाइल में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी में ही भारत और किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो, एक्सरसाइज का नाम याद रखना, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है। भारत और यूएई के बीच में हुआ था, ये जनवरी में ही हुआ। कहां पे हुआ? राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ। और ये 2024 का हमारा पहला एक्सरसाइज है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। जो हमने किसके साथ किया? यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कांगो देश के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा फेलिक्स त्शिसेकेदी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात कर रहे हैं। इसके एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए फेलिक्स त्शिसेकेदी। मतलब ये लगातार दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि सबसे बड़ा तो अल्जीरिया है, ये उसके बाद सबसे बड़ा है। कैपिटल इसकी किंशासा होती है, करेंसी है कांगो फ्रैंक, और प्रेसिडेंट आपने देखा फेलिक्स त्शिसेकेदी बन गए। यहाँ पे ऑप्शन जरूर रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको, ताकि रिवीजन के अंदर और रिवीजन हम कर लें। रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मुइजेजू, सबको नाम याद होगा अब तो, ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। जेवियर मेली ये अर्जेंटीना के अभी नए प्रेसिडेंट बने थे। अर्जेंटीना क्यों याद आता है आपको? क्योंकि ब्रिक्स में ये शामिल होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। पता है ना, टोटल 6 देश शामिल होने वाले थे 1 जनवरी 2024 को, लेकिन 5 ही हुए, मना कर दिया था। अब उन 5 देश जो शामिल हुए उनके नाम आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में। और अभी किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ। उसने ये नहीं पूछा कौन सा हुआ, ये पूछा कौन सा नहीं हुआ। और मैंने आपको हर बार बताया था कि देखो यही प्रश्न आएगा तो कौन सा नहीं हुआ, और वो पूछ लिया आपके एग्जाम में। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी का नाम क्या है? तो आंसर होगा मीरा माझी। और ये प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये न्यूज काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि मोदी जी इनके घर पर भी गए थे, चाय वगैरह पी थी उन्होंने वहां पे। आपको याद होगा मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में गए थे, वहां पे उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उसका नाम भी बदला था। क्या नाम रखा था पता है ना? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रखा था। उसी वक्त ये उत्तर प्रदेश की है महिला, तो ये इनके घर पर भी गए थे। तो नाम पूछा जा सकता है, ध्यान में रख लो, मीरा माझी इनका नाम है। बाकी ये योजना भी हम रिवीजन में कर लेते, ले लेते हैं इसको भी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को। कहां से? जरूर याद रखना, बलिया यूपी से। और जो उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी वो शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से। क्या होता है इसमें? गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, और ये नाम 10 करोड़वें लाभार्थी का नाम है, मीरा माझी है इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? कि अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया गया? तो इस एप्लीकेशन का नाम है संदेश एप्लीकेशन। तो अर्धसैनिक बलों यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के संचार यानी कि कम्युनिकेशन, या फिर उनको डॉक्यूमेंट इधर से उधर सिक्योरली ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन डेवलप्ड किया है। नाम है संदेश एप्लीकेशन। क्योंकि देखो हमारी फोर्स है, ये हमारी आर्मी है, हमारी आन बान शान है, इनकी कोई भी बातें लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे हम तो नॉर्मल पर्सन है, मैंने आपको कोई जोक भेजा, कोई भी मैसेज भेज दिया, कोई पीडीएफ भेज दी,
तो वो तो कौन लीक करेगा, लेकिन हमारी आर्मी की कोई भी बात अगर लीक हो जाती है तो वो हमारी आर्मी पे ही खतरा नहीं है, वो हमारे देश के ऊपर खतरा है। तो उनकी सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो उनकी बातें लीक ना हो, उनके कम्युनिकेशन की बातें वो जब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को इधर से उधर, तो वो इस एप्लीकेशन से करेंगे, तो ये बिल्कुल सिक्योर है। नाम याद रखना, संदेश एप्लीकेशन है। और इसे पूछोगे तैयार किसने किया, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। तो एक लाइन में बोलूं तो संदेश एप्लीकेशन क्या है, ये एक स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का डेटा सिक्योर रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। तो आंसर होगा 1 जनवरी को। वैसे 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना बात। 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है, ये भी ध्यान में रखना बात, क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना आपको पता है ना 1 जनवरी 1958 को होती है। इस बार डीआरडीओ ने अपना 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया था। और फैमिली से 2 दिवस मैंने आपको और बताए थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, वो 15 मई को होता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, वो 16 जून को होता है। यह आपका विश्व पारिवारिक दिवस है जो कि 1 जनवरी को था। तो परिवार से संबंधित ये दिवस आपके सामने आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने अभी टेस्ट के साथ ही वनडे से भी संन्यास ले लिया है। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया से काफी सारे स्टैटिक बनते हैं आपके, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी थी, कौन, मिशेल बुलॉक। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा हो गई। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ पे जो साइक्लोन आता है उसे वेली विलीज कहा जाता है। यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदी आपको यहीं पे मिलेगी। यहाँ पे जो पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसे कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है। यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स घास के मैदान। और गिब्सन मरुस्थल यहाँ मिल जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ मिल जाएगा, सैम्पसन मरुस्थल आपको यहाँ मिल जाएगा। और 1-2 सोने की खदानें हैं, कालगुरली और कुलगाडी सोने की खदानें आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता। तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो पहले तो ये भी ध्यान रखना कि अनाहत सिंह का संबंध किससे है, स्क्वैश प्लेयर है ये। और अभी इन्होंने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वुमेन्स अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। अच्छा, स्क्वैश प्लेयर कुछ हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इनके नाम सुनोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक तो ये हो गई है अनाहत सिंह, एक ऋत्विक भट्टाचार्य आपने सुना होगा, सौरव घोषाल हो गए, दीपिका पल्लिकल हो गई, जोशना चिनप्पा हो गई। तो ये तो कुछ नाम हैं, इनको तो आपको जरूर याद रखने हैं, अक्सर न्यूज में रहते हैं ये नाम। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, खिलाड़ी का नाम देके आपसे पूछ लेंगे बताओ इनका संबंध किस खेल से है। और अक्सर वही खिलाड़ी पूछे जाते हैं जो आपके न्यूज में रहते हैं, जिन्होंने कोई मेडल वगैरह जीते हैं, या फिर वो किसी भी कारण से चर्चा में है, मेडल जीता हो या उन पे प्रतिबंध या बैन लग गया हो या किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो मतलब किसी भी कारण से वो न्यूज में रहना चाहिए खिलाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे स्थापित किया गया। तो आंसर होगा मथुरा में। और इसका उद्घाटन किया था हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में देश के पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया इन्होंने। इस गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम भी है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। देखो, भारत सरकार ने देश में टोटल 100 नए गर्ल्स सैनिक स्कूल की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें से ये पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 1960 में उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में ही स्थापित किया था, और पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल भी उत्तर प्रदेश में आया, ये ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो आंसर होगा पंजाब। मतलब आपने देखा होगा ना, कई हाईवेज पे, कई रोड पे, कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे एक्सीडेंट होता ही होता है। कुछ भी कारण हो सकता है, कि जैसे कि ब्लाइंड टर्न होता है, या
छोटा रास्ता हो गया, एकदम से घूम आ गई, तो वहां पे तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, महीने में 2-3 तो हो ही जाते हैं। सुना होगा, देखा होगा आपने भी, जब भी उस रास्ते से गुजरते हो तो एकदम अलर्ट हो जाते हो कि भैया ध्यान से चला, यहाँ होते ही होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसे दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कौन? पंजाब। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो जब भी ऐसा कोई स्पोर्ट आएगा जो मैंने आपको बताया, दुर्घटना संभावित जो स्पोर्ट हो गया, जो क्षेत्र हो गया, तो उससे 100 मीटर पहले ही आपको वॉइस अलर्ट मिल जाएगा कि भैया मोहन प्यारे नींद से जागो, अलर्ट हो जाओ, आगे एक्सीडेंट संभावित स्पोर्ट है। तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे और ध्यान से धीरे स्पीड में गाड़ी चलाओगे। इससे फायदा ये होगा कि एक्सीडेंट कम होंगे। ध्यान रहेगा ये। पंजाब इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि अभी किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय इनका नाम है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, जिनको अभी 2023 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार पाने वाले वे 11वें प्राप्तकर्ता और पहले बंगाली लेखक बन गए हैं। और वैसे आपको बता दूं कि उन्हें उनके उपन्यास मन बजा मीना के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें इन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। अच्छा, ऑप्शन देखो आप। रुइक्सियांग झांग 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इनको मिला। अब्दुल्लाही मायर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेन पुरस्कार मिला इनको। और VR ललिताम्बिका जो कि इसरो के वैज्ञानिक है, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला था, लीजन दी ऑनर जिसको कहते हैं। और अभी फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार 2024 में भी मिला है। किसे? शशि थरूर को। VR ललिताम्बिका को 2023 में मिला था, शशि थरूर को अभी 2024 में मिला है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अभी हाल ही में किसे कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर BR कंबोज को। और प्रोफेसर BR कंबोज कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ये, जिनको अभी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन आप जानते हो, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया। 2023 में वैसे इनका निधन हो चुका है। और जो पहली बार ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये 2005 में दिया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। किसे दिया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को दिया गया था, जिन्हें दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। दुनिया में तो डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ये आपको याद होगा वैसे। अच्छा, मुझे आप बताओ, डेली करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते होंगे। अभी MS स्वामीनाथन जी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला, उस अवार्ड का नाम क्या है? मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा क्योंकि वो है ही इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ चुके हैं। आपसे आप बताओ। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका? और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में, चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिविजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाली भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।